हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आज का लेक्चर स्टार्टिंग लेक्चर है। जैसे हम पूरी लाइफ में ये बहुत बार सुन चुके हैं कि एसिड में अगर बेस डाल दिया जाए तो क्या बनता है, सॉल्ट। और बेस में अगर एसिड डाल दो तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट। यानी कि एसिड और बेस और एसिड दोनों को मिक्स करने के बाद ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि एसिड में बेस डाला है, बेस में एसिड डाला है, लेकिन सॉल्ट में कभी सॉल्ट डाला तो अगर दो सॉल्ट को हमने मिक्स किया तो क्या होगा। तो आपने ये सोचा नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आप बहुत बार कर चुके हो। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम कहाँ पे हमने ये प्रोसेस किया, तो आप 11th में केमिस्ट्री की लैब में इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स करते थे। अब इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि आपको कोई अननोन सॉल्यूशंस दिए जाते थे जिसमें पॉजिटिव रेडिकल थे और नेगेटिव रेडिकल थे। तो वो अननोन सॉल्यूशंस, इसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप डिफरेंट कंफॉर्मेटिव टेस्ट परफॉर्म करते थे। तब ये वाला प्रोसेस करते थे कि सॉल्ट में आप सॉल्ट डालते थे। अब सॉल्ट में सॉल्ट डालने से होगा क्या, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। अगर सॉल्ट में सॉल्ट डाला तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर। फर्स्ट वन इज दैट डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट और सेकेंड पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहां पे डबल सॉल्ट क्या है, तो कि द सॉल्ट दैट इज ऑब्टेन according to the laws of chemical combination of two or more salt having independent existence and maintain properties of the original salt। यानी मैंने कोई दो सॉल्ट मिक्स किए हैं। अब दोनों सॉल्ट को मिक्स करने के बाद कुछ नया सॉल्ट मिलेगा। इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जितने भी है वो फॉलो भी होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, तो कि नया सॉल्ट जो भी मिलेगा उसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा और वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है ओरिजिनल सॉल्ट, वो अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें प्रॉपर्टीज मेंटेन नहीं होती है। वो समझो कि जैसे हाइड्रोजन है वो एक गैस है, ऑक्सीजन है वो एक गैस है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड है। यानी कि गैस और गैस को मिला के हमको लिक्विड मिल गया। अब ध्यान से सोचो, तो हाइड्रोजन गैस जो कि कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन गैस जो कि कंबशन सपोर्टर है, और वाटर जो कहीं पे भी फायर होता है, तो आपको पता है कि वाटर डालने से फायर। तो यहाँ पे कितने अजीब से प्रॉपर्टी, एक कंबस्टिबल था, दूसरा कंबशन को सपोर्ट करता था, और दोनों मिलके कुछ ऐसा कंपाउंड बना लिए जो कि किसी का कंबशन होता है तो वो वाटर की वजह से बुझ जाता है या वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन गैस ने अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन नहीं किया है, यानी कि कुछ नया प्रोडक्शन मिला है। तो यही थीम पे अब ध्यान से समझो कि डबल सॉल्ट क्या होता है। तो कोई एक सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे पास कोई एक सॉल्ट है, सपोज K2SO4। कौन सा सॉल्ट है मेरे पास? K2SO4 प्लस दूसरा सॉल्ट है मेरे पास Al2SO4 थ्राइस। देखो, सॉल्ट प्लस सॉल्ट, सॉल्ट प्लस सॉल्ट, K2SO4 के अंदर मैंने Al2SO4 थ्राइस को मिक्स किया, तो इसको क्रिस्टलाइज करके, दोनों को पानी में मिक्स करके रिक्रिस्टलाइज करो तो आपको कोई सॉल्ट मिलेगा, वो है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। मन में लड्डू फूटा होगा। हाँ हाँ मैडम, ये तो पता है हमको, आपने बहुत बार सिखाया है, आपको याद आ गया होगा कि ये पोटाशियम या पोटाश एलम इसको बोलते हैं। फटकड़ी जो हम अपने घर में यूज करते हैं, ये एलम है। यहाँ पे सॉल्ट प्लस सॉल्ट मिक्स हो गए, एक नए सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको चेक करना है कि भाई ये वाला सॉल्ट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड मेंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सॉल्ट, यहाँ पे उसने अपने प्रॉपर्टीज को मेंटेन किया है या नहीं किया है, वो चेक करना है। अब कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पे एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड आपके लिए मोस्ट आईएमपी वर्ड है। तो हर एक चीज को आप अच्छे से नोटबुक में लिखना और समझना। अब यहाँ पे मेरे पास पोटाश एलम है, तो इसके अंदर जितने कैटायंस हैं, एनायंस है, उनका खुद का अपना प्री एग्जिस्टेंस है या नहीं है, वो कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पे समझो कि जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम, उसका आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का खुद का फ्री एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और सल्फेट का एग्जिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेक करोगे कि पोटेशियम प्रेजेंट और नॉट? तो उसकी कंफॉर्मेटिव टेस्ट आप पक्के से याद रखना कि ये जो पोटाश एलम का आप सॉल्यूशन बना दो, पानी में डिसॉल्व करके फटकड़ी का थोड़ा सॉल्यूशन आप टेस्ट ट्यूब में ले लो। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्यूशन लेने के बाद अंदर डाल दो पिक्रिक एसिड। बच्चों, कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड। हर एक बच्चे को पिक्रिक एसिड पता होना चाहिए। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके पास COOH नहीं है। आपको पता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? जिसके पास COOH हो। लेकिन ये एक ऐसा एसिड है जिसके पास COOH नहीं है, OH है, OH फिनॉल है, ये फिनॉल। और उसके 2, 4 और 6 लोकेशन पे NO2 होता है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इट इज पिक्रिक एसिड। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तीनों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर लिए, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है फास्ट, इसीलिए ये एसिड है। COOH नहीं भी है तो भी। और ये पिक्रिक एसिड जो है वो K+ की कंफॉर्मेटिव टेस्ट में यूज होता है। अब जब भी आप लैब में जाओगे ना, तो ये वाला टेस्ट जरूर परफॉर्म करना। यू विल एंजॉय दिस टेस्ट।
ले लो, उसमें डाल दो पिक्रिक एसिड, आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं, येलो प्रेसिपिटेट। इट मीन्स K प्लस प्रेजेंट हियर। अब K प्लस का आपको फ्री एग्जिस्टेंस ये वाले सॉल्ट में 100% मिलेगा, यानी अपने खुद के प्रॉपर्टीज इसने मेंटेन किए हैं। अब एल्यूमिनियम का टेस्ट, तो कोई दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लो, थोड़ा सा एलएम का सॉल्यूशन ले लो और उसमें डाल दो NaOH। एल्यूमिनियम की दवा है भाई NaOH। तो AlOH थ्राइस उसके व्हाइट कलर के व्हाइट गम लाइक पिपिटिस, गम लाइक यानी गुंदर जैसा होता है कुछ चिकना, और यह एकदम व्हाइट क्लाउड्स जैसे आपको दिखेगा। तो पूरे व्हाइट कलर के गम लाइक पिपिटिस, और इसको अगर आप पकड़ोगे तो हाथ वॉश करते करते थक जाओगे, इसलिए गम लाइक लिखा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में NaOH डाल दो। अगर व्हाइट गम लाइक पिपिटिस आते हैं तो Al+3 इज प्रेजेंट हियर, यानी ये टेस्ट भी ये परफॉर्म करता है, यानी कि एल्यूमिनियम ने भी अपना खुद का एग्जिस्टेंस यहाँ पे रिटेन किया है, मैनेज किया है कि वो जैसा था वैसा ही इसके अंदर है। अब बचा कैटायन सल्फेट। तो याद रखना स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो कन्फॉर्मेटिव टेस्ट है वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं। तो सल्फेट, कोई कंपाउंड में सल्फेट है या नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आप जब भी प्रैक्टिकल लैब में जाते थे, आपके सामने के टेबल पे बेंच रिएजेंट लगते थे, और वो बेंच रिएजेंट में एक बॉटल हमेशा आपने देखा होगा, बेरियम क्लोराइड का बॉटल। बेरियम क्लोराइड, जब भी सल्फेट है या नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सल्फेट को आइडेंटिफाई करने के लिए बेरियम क्लोराइड डालना पड़ता है। तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर निकलते हैं या मिलते हैं तो समझो कि सल्फेट प्रेजेंट हियर। सो यहाँ पे किया क्या, तो सॉल्ट में डाल दिया सॉल्ट। अब मिल गया कोई नया सॉल्ट। अब नया सॉल्ट जो है वो कैसा है, तो उसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और साथ में उसने सारी प्रॉपर्टीज मेंटेन करी है। और वो हमने चेक भी कर लिया कि भाई पोटाश एलम के अंदर जितने रेडिकल थे पहले जैसे थे वैसे ही इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है। तो दो सॉल्ट को मिक्स करो और अंदर कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन अब उसका फ्री एग्जिस्टेंस पहले जैसा था वैसा ही हो, तो वो डबल सॉल्ट। तो वो क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। तो आपको याद रखना है पोटाश एलम यहाँ पे डबल सॉल्ट है, ये आपने लिख दिया होगा। अब नेक्स्ट वैसा ही डबल सॉल्ट दूसरा आप याद रखो, वो आप 12th में प्रैक्टिकल में जाते तो प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 आपको आने वाले थे, लेकिन आप नहीं कर पाए वो प्रैक्टिकल कोरोना की कमाल से। तो कोई बात नहीं, यहाँ से अब ध्यान से सुनो कि दूसरा सॉल्ट जो कि आपको याद रखना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के अंदर अगर आप डाल रहे हो अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4 प्लस 6H2O, ये रिक्रिस्टलाइज करोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा FeSO4 NH4 twice SO4 इंटू 6H2O, और इसको बोलते हैं हम मोर सॉल्ट। मोर का सॉल्ट है ये, तो ये मत भूलना, इट इज मोर सॉल्ट। फेरस एमोनियम सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, फेरस एमोनियम सल्फेट। ये पोटाश एलम, ये फेरस एमोनियम सल्फेट है,
जिसको मोर सॉल्ट भी बोलते हैं, और ये भी डबल सॉल्ट है। दो सॉल्ट को मिक्स करके वाटर में डिसॉल्व करके आप रिक्रिस्टलाइज करोगे तो आपको ये वाला डबल सॉल्ट मोर सॉल्ट मिलेगा, जिसमें Fe का, अमोनियम का और सल्फेट का फ्री एग्जिस्टेंस होगा। वैसे बहुत सारी मिनरल आप लिखते हो, जैसे मिनरल आपने डोलोमाइट सुना होगा कि डोलोमाइट तो CaCO3 इंटू MgCO3, यानी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट दो सॉल्ट मिक्स हो चुके हैं, तो वो भी एक डबल सॉल्ट है। वैसी मिनरल आपने 11th में P ब्लॉक में, S ब्लॉक में भी पढ़ी होगी, कार्नेलाइट मिनरल KCl प्लस MgCl2, और MgCl2 के साथ तो 6 बॉटल वाटर 6H2O। तो यहाँ पे KCl MgCl2 इंटू 6H2O, ये वाला जो मिनरल है वो है कार्नेलाइट मिनरल। कार्नेलाइट मिनरल है ये। ऐसी बहुत सारे मिनरल जो कि अर्थ क्रस्ट से अवेलेबल होती है वो डबल सॉल्ट के फॉर्म में होती है। सो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि डबल सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट में डालो सॉल्ट, मिले आपको नया सॉल्ट, लेकिन वो पहले वाली जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करेगा, तो उसको बोलेंगे हम डबल सॉल्ट। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपके चैप्टर के साइड आओ तो वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है तो समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी सॉल्ट में डाल दिया सॉल्ट और खुल जा सिम सिम, कुछ नया आपको मिले, कुछ नया जो पहले से समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, यानी कि वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो तो करेगा लेकिन ऑब्टेन विथ न्यू प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना कि अगर मैंने फेरस साइनाइड लिया FeCN ट्वाइस और इसमें डाल दिया पोटेशियम साइनाइड का सॉल्ट, FeCN ट्वाइस में मैंने पोटेशियम साइनाइड सॉल्ट को अगर डाल दिया, फेरस साइनाइड के अंदर क्या डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड, तो एक नया सॉल्ट मिलेगा FeCN ट्वाइस और 4KCN, नया सॉल्ट, न्यू सॉल्ट FeCN ट्वाइस इंटू 4KCN, और FeCN ट्वाइस इंटू 4KCN इज नथिंग बट K4 FeCN6, जो यहाँ पे CN ट्वाइस था, यानी कि Fe का वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन था +2। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से समझो बच्चों कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, उसको उसकी प्राइमरी वैलेंसी हम बोलते हैं। मेटल आयन को दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी जो है वो Fe2। अब उसकी प्राइमरी वैलेंसी के साथ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई किसने किया था, दो साइनाइड ने। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो Fe के जो वैकेंट ऑर्बिटल थे, Fe के जो वैकेंट d ऑर्बिटल थे, 4s ऑर्बिटल थे, 4p ऑर्बिटल थे, वैकेंट थे, घर खाली था Fe का, तो उसने इनवाइट किया कि भाई मैं ऑलरेडी यहाँ पे डकार मार के बैठा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ,
मेरा सुखी संसार है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा घर है, अगर आपको रहने के लिए आना हो तो आप आ सकते हो। यानी अब Fe जो है अपना प्राइमरी वैलेंसी होने के बिसाइड्स वो दूसरा वैलेंसी क्रिएट करता है, और वो दूसरा वैलेंसी यहाँ पे देखो Fe के FCN 6 हो गए, यानी कि Fe के घर में जो Cn थे वो इन्वाइट किए गए और टोटल अब 6 Cn, यानी यहाँ पे Fe का सेकेंडरी वैलेंसी क्रिएट हो चुका है। और Fe का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो इट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका सेकेंडरी वैलेंसी है, और यहाँ पे Fe के सराउंडिंग्स में 6 साइनोलिगेंड आ गए हैं। तो ये जो 6 साइनाइड है वो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन में, तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये समझाया कि उसकी प्राइमरी वैलेंसी होते हुए भी सेकेंडरी वैलेंसी उसने डेवलप किया और पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। अब चेक करो कि उसका फ्री एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो अब सबको पता है कि पहले यहाँ पे Fe2 था, 2Cn माइनस साइनाइड आयन भी था, यानी आप साइनाइड की टेस्ट करते तो वो पॉजिटिव आती, Fe+2 का टेस्ट करते तो वो पॉजिटिव आता। लेकिन आफ्टर दैट इसको अपन डिसॉल्व करके Fe का कंफर्मेटिव टेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव आता है। Fe अब यहाँ पे एज अ Fe2 अपना फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे Fe का एज अ Fe2 फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, भले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2 ही रहेगा, लेकिन उसका फ्री एग्जिस्टेंस अंदर से वो ब्रेकआउट करके वो अपने कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं देता है, यानी कि वो पूरा बदल चुका है। सो गाइस, यहाँ पे एक सॉल्ट में दूसरा सॉल्ट डालने के बाद कंपाउंड्स ऑब्टेन विद न्यू प्रॉपर्टीज, ये न्यू प्रॉपर्टी के साथ आपको मिला। ये पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थे। अब आ गए, इसका ज्योमेट्रिकल शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा, तो उसने सारे अपने प्रॉपर्टीज चेंज कर दिए। तो वैसे सॉल्ट को अब क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसमें सारे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने फेरिक साइनाइड लिया, फेरिक साइनाइड FeCN थ्राइस के साथ मैंने KCN डाल दिया, तो भी आपको कुछ नया सॉल्ट मिलेगा। FeCN थ्राइस इंटू 3 मोल्स ऑफ KCN यहाँ पे मिलेगा कंपाउंड। और एक्चुअली ये है क्या, FeCN थ्राइस इंटू 3 मोल्स ऑफ KCN, इट इज K3 FeCN6। और सबको आई थिंक इसको अब तो जान गए हो आप चैप्टर पूरा पढ़ के कि ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड है और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो ये फेरो, ये फेरी। तो यहाँ पे दो सॉल्ट को मिक्स करने के बाद दूसरे दो नए सॉल्ट मिले जिसका खुद का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी उसके प्रॉपर्टीज बदल चुके हैं, और वैसे सॉल्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और आप जब भी लैब के अंदर सॉल्ट में सॉल्ट डालते थे तो आपको डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते थे और सारे कलरफुल प्रेसिपिटेट थे। आपको जितने भी कंपाउंड्स मिलते थे वो कलरफुल थे, यानी वो कलर की वजह से आप आइडेंटिफाई करते थे कि अगर ब्लू पीपीटीज आए या येलो पीपीटीज आए या रेड पीपीटीज आए तो ये वाला कैटाइन होगा, ये वाला कैटाइन होगा, ये वाला कैटाइन होगा। तो एक यहाँ पे हमारे लिए गॉड गिफ्ट है कि जितने भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें ट्रांजिशन
मेटल होते हैं मोस्टली, और ट्रांजिशन मेटल के अंदर d ऑर्बिटल्स होते हैं, और d ऑर्बिटल्स में बहुत सारे सब ऑर्बिटल है 5, और ड्यू टू दैट वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या तो फिर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से dd ट्रांजिशन मिलता है, यानी लोअर एनर्जी d वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी d वाले ऑर्बिट में जाता था, और ड्यू टू दैट सारे कॉम्प्लेक्सेस को डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर्स मिले हैं, और वो कलर की वजह से हम बहुत सारे एनायन और कैटायन को आइडेंटिफाई कर पाए। सो स्टूडेंट, एनायन कैटायन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी? तो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट कंपाउंड ने। अगर ये वाले कंपाउंड्स ना होते तो शायद ये इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल ना होता। सो अब नेक्स्ट कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, देखते हैं और भी कोई एग्जाम्पल है तो। अगर कॉपर सल्फेट के अंदर आप अमोनिया डालो, कॉपर सल्फेट प्लस इसमें मिक्स करोगे आप अमोनिया, यानी सॉल्ट प्लस सॉल्ट, तो कॉपर सल्फेट इसकी प्राइमरी वैलेंसी +2 है यहाँ पे, और एक नया सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा CuSO4 into 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। एक नया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे बनेगा। अब इसको रीअरेंज करो, आप रीअरेंज करो, तो रीअरेंज कैसे करोगे? तो ये कॉपर जो है उसके साथ अमोनिया की 4 मोल्स ऑफ अमोनिया की सेकेंडरी वैलेंसी क्रिएट होगी। कॉपर Na3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और सल्फेट ऐसे बाहर लगेगा, यानी कि ये कॉपर 2 जो है वो यहाँ से सेटिस्फाई होगा, और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कॉपर के साथ जनरेट हुई 4 मोल्स ऑफ अमोनिया की। यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन आगे पूछता है कि ये वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है? तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक कॉपर के साथ 4 अमाइन ने बॉन्ड बनाया है। और कितने कोवेलेंट बॉन्ड? तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टोटल कितने होंगे? तो कि अमोनिया है ना, अमोनिया के अंदर ये वाले जो 1, 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट। अब एक अमोनिया में 1, 2, 3 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो टोटल 4 अमोनिया में कितने होंगे? तो 12, 4 3 12। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, और कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? तो 12, जो कि अमोनिया के अंदर है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये सल्फेट है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? तो इट इज आयोनिक बॉन्ड। आयन के बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा। सो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट में आप अमोनिया डालो तो टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट का आपको सॉल्ट मिलेगा। दूसरा कोई एग्जाम्पल है तो PtCl4 और 2KCl, PtCl4 प्लस 2KCl, यानी प्लेटिनम क्लोराइड, प्लेटिनिक क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट डाल दो तो यहाँ पे आपको अगेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेगा। K2 बाहर चला जाएगा, पोटेशियम जो है वो एज अ कैटायन बिहेव करेगा। यहाँ पे दिस सॉल्ट इज एग्जिस्ट एज PtCl4 into 2 moles of KCl। अब इसको रीअरेंज करोगे आप तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन मोस्ट प्रोबेबल 6 होता है, तो PtCl6 दोनों Cl 2 6 हो जाएंगे और K बाहर आ जाएगा, तो ये K2 PtCl6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पे आज पूरा ही कंसेप्ट समझ में आया
कि सॉल्ट में डालो सॉल्ट, कुछ नया सॉल्ट तो मिले लेकिन वो अपना फ्री एग्जिस्टेंस होता है और अपने प्रॉपर्टीज मेंटेन करता है तो वो डबल सॉल्ट। लेकिन कुछ नया मिलने के बाद वो प्रॉपर्टीज मेंटेन नहीं करता है, पूरा पूरा बदल चुका होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट थियरी हम लर्न करने वाले हैं वर्नर्स थियरी। हेलो, आज का नेक्स्ट टॉपिक है वर्नर थियरी। वर्नर थियरी किसने रिप्रेजेंट किया? तो बट ऑब्वियस है, स्विस साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर का ये काम है। स्विस साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या वर्क किया था या क्या कुछ किया था? तो वहां पे मैंने लिख के रखा है कि 1905 वर्नर ऑब्टेन डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड प्लस अमोनिया। यानी उन्होंने किया क्या? उनको भी ऐसा ही लगा होगा ना, एसिड में लोग बेस डालते हैं, बेस में लोग एसिड डालते हैं, चलो मैं सॉल्ट में सॉल्ट डाल देता हूँ, और उन्होंने सॉल्ट में सॉल्ट डाल दिया। यानी कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया दोनों का प्रपोर्शन डिफरेंट रख के टेस्ट किया होगा, और डिफरेंट प्रपोर्शन के साथ उनको डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिस मिले। तो वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिस यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं। क्यों इतना एक्सरसाइज मैंने किया? क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्सिस आपको विथ कलर याद रखने हैं। तो सबके कलर भी आप याद रखोगे और सबके फॉर्मूलाज भी आप याद रखोगे। सो स्टूडेंट्स, कोबाल्ट Na3CCl3 येलो कलर का है। अब ध्यान से देखो, बाहर 3 क्लोराइड्स है, 3 क्लोराइड्स है, और कोबाल्ट के अंदर ब्रैकेट को फर्स्ट एट्रैक्शन स्फीयर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसा बोलते हैं। ब्रैकेट को क्या बोलना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलना है। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 अमाइन लिगेंड है। उसका IUPAC नाम बताओ। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। 3 क्लोराइड्स बाहर है, 6 अमाइंस अंदर है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम बोल सकते हैं 1:3 वाला इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 कैटायन 3 एनायन। 1 कैटायन 3 एनायन, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 है यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 कैटायन 3 एनायन, यहाँ पे आपको 1:2 वाला सॉल्ट मिला है, यानी 3 टोटल आयंस है यहाँ पे। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप उसको पानी में डालोगे तो उसका डिसोसिएशन होगा, यानी आयोनाइजेशन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस मुझे यहाँ पे 4 मिलेंगे। सो कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओ तो नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयन प्रोड्यूस करते हैं, मोर नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। सो यहाँ पे हाईएस्ट कंडक्टिविटी इसका होगा ये वाला सॉल्ट, सिंपल सिंगल कैटायन सिंगल एनायन, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन 2 होते हैं और इसमें एक ही सिंगल आयन है। तो यहाँ पे कोई आपके पास एनायन नहीं है, सीधा सीधा CONH3 TriCl3 ब्लूइश ग्रीन कलर का एक कॉम्प्लेक्स है। एक Cl बाहर आ गया तो वायोलेट कलर हो गया, दूसरा 2 Cl बाहर आ गया तो पर्पल कलर। यानी यहाँ पे जैसे लिगेंड का कॉम्बिनेशन चेंज होता है, लिगेंड का कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों कलर चेंज हो गया? तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे कर लेते हैं वर्नर थियरी पढ़ने से पहले कि आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऐसे स्प्लिटिंग होता है। अब ये वाला जो स्प्लिट
स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है दोनों के बीच में। अब शायद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, समझो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, तो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो जंप मार के हायर एनर्जी में शिफ्ट होता है, जिसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। लोअर एनर्जी वाली डी से हायर एनर्जी वाली डी में जाओ तो उसको आप बोलोगे डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आया कहाँ से, तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब लाइट अप्लाई होता है तो लाइट के अंदर जो फोटोन का एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जंप करता है, और जंप करने के लिए लाइट के अंदर से उसने कोई कलर एब्जॉर्ब कर लिए, और जो कलर एब्जॉर्ब नहीं किए वो रिफ्लेक्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो कलर बन जाता है। अब सबके कलर अलग अलग क्यों है, तो वो इसीलिए कि सबके नंबर ऑफ लिगेंड्स अलग अलग है। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स अलग अलग होंगे तो ये स्प्लिटिंग अलग अलग होगा, यानी हर एक का स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट होगा। अब हर एक का स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट है तो एब्जॉर्बिंग एनर्जी भी डिफरेंट होगा, तो रिफ्लेक्टिंग फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, इसीलिए सबके कलर अलग होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा हो, सो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। और ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको आइसोमर्स बोलते हैं, आइसोमर्स, क्योंकि सबके अंदर देखो 6 अमाइन फिक्स है। यहाँ पे अमाइन और क्लोरीन, अमाइन का जो है प्रोपोर्शन चेंज हुआ है लेकिन क्लोरीन सेम है यहाँ पे। तो ये जो कंपाउंड्स है उनको आइसोमर्स भी बोल सकते हो आप। और ये आइसोमर्स अल्फ्रेड वर्नर को जब भी मिले तो उनको एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन क्या था, तो कि अब तक हम ऐसा पढ़ते थे कि ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग का रीजन पर्टिकुलरली क्या था कि भाई हर एक एलिमेंट को अपनी लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट क्लियर करना है। हर एक एलिमेंट को अपनी लास्ट ऑर्बिट में क्या क्लियर करना है बच्चों, ऑक्टेट क्लियर करना है। अब ये सोचो कि कोबाल्ट ने क्लोराइड के साथ कंपाउंड बना लिया, उसका ऑक्टेट क्लियर, और ऑक्टेट जब क्लियर तो वो स्टेबल, तो ये अपनी लाइफ में पूरा पूरा स्टेबल है। अमोनिया भी अपनी लाइफ में पूरा पूरा स्टेबल कंपाउंड है। तो भाई दो, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, वो सुखी है, ये सुखी है, तो भाई क्यों दोनों को मिक्स करने के बाद फिर से कुछ नया कंपाउंड मिला। अब कहाँ ऑक्टेट क्लियर करना था, तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद इतने सारे कंपाउंड मिले, तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और दो स्टेबल को मिलाओ तो फिर से बॉन्डिंग क्यों हुआ। तो वो फिर से बॉन्डिंग क्यों हुआ उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वही वर्नर का थियरी है। तो फिर से बॉन्डिंग क्यों हुआ, तो यहाँ पे लिखा है कि सर्टेन मेटल यानी कि ये कोबाल्ट मेटल है जिसके साथ उसकी प्लस वैलेंसी +3 थी और क्लोरीन से सेटिस्फाई हो चुकी है, तो भी सर्टेन मेटल है सेकेंडरी वैलेंसी इन एडिशन टू प्राइमरी वैलेंसी, यानी उसके पास प्राइमरी वैलेंसी ऑलरेडी था तो भी उसके पास सेकेंडरी वैलेंसी भी है। जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसने अमोनिया के साथ भी रिएक्शन किया। तो प्राइमरी, ये है वर्नर का स्टेटमेंट कि सर्टेन मेटल हैव सेकेंडरी वैलेंसी इन एडिशन टू प्राइमरी वैलेंसी। तो आपको उसकी पोस्टुलेट में यही पढ़ना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके पास प्राइमरी वैलेंसी भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन is called primary valency, which is ionizable. वो आयोनाइजेबल है, यहाँ से उसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है कोबाल्ट +3 क्लोराइड, और वो आयोनाइज हो भी गया। देखो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आई ना कोबाल्ट की अब, और ये पीछे इसको सेटिस्फाई अभी भी कर रहा है, यानी कि ये सेकेंड फर्स्ट वैलेंसी आयोनाइजेबल है, और प्राइमरी वैलेंसी जो है विच इज सेटिस्फाइड ओनली विथ नेगेटिव आयंस, क्योंकि मेटल तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा, मेटल पॉजिटिव ही होगा, और ये जो पॉजिटिव मेटल है वो नेगेटिव आयन के साथ ही आयोनाइजेबल वैलेंसी नेगेटिव के साथ ही सेटिस्फाइड होगा। लेकिन इन एडिशन टू दैट उसने सेकेंडरी वैलेंसी कवर किया, जो कि उसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिट थे, उनको उसने यूज किया, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी है। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या शो करती है, तो इट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर सजेस्ट करती है। सेकेंडरी वैलेंसी से क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं है, यानी आप यहाँ से लिख दोगे कि कोबाल्ट +6 और 6 अमोनिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये अंदर वाला पोर्शन कभी आयोनाइज नहीं होने वाला है, तो इट इज नॉन आयोनाइजेबल, इट इज सेटिस्फाइड only satisfied with positive ion, negative ion, तो नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड भी यहाँ पे हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव, ये वर्नर की बात, वर्नर के पोस्टुलेट में पॉजिटिव लिगेंड की बात नहीं करी गई थी, लेकिन नाउअडेज इट इज पॉसिबल कि पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं, सो इन करेक्शन ऑफ दैट यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड आप लिख सकते हो। सो नेगेटिव लिगेंड से भी सेटिस्फाई हो सकता है। पॉजिटिव लिगेंड आपको पता है नाइट्रोजोनियम और नाइट्रोनियम, ये दोनों पॉजिटिव लिगेंड हैं। तो ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड विथ नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्लस या तो पॉजिटिव लिगेंड। और दूसरी चीज उससे क्या पता चलती है, तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर ये पता है तो इससे आपको पता चल जाएगा उसका ज्योमेट्रिकल शेप। अगर ज्योमेट्रिकल शेप पता चल गया तो इससे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जान सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चल जाए, ज्योमेट्रिकल शेप पता चल जाए, वो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है वो पता चल जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो पता चल जाए, तो वो सारी चीजें इस वैलेंसी से पता चलती हैं, सेकेंडरी वैलेंसी से। और यहाँ पे वर्नर के पोस्टुलेट में भी एक बात बोली गई थी कि कोई मेटल आयन है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, यानी निकल है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या तो 6 फिक्स होगा, ऐसा वर्नर पोस्टुलेट में है। लेकिन नो, नाउअडेज अगर निकल ने 4 वाले कंपाउंड बनाए हैं तो निकल ने 6 वाले भी बनाए हैं, यानी कोई भी मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई एक फिक्स नहीं होता, वो बदल भी सकता है। तो यहाँ पे ये हो गई वर्नर पोस्टुलेट्स। तो आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। हमने पढ़ा आज डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और वर्नर थियरी।